स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 देख रहे हैं आज अपन। आपकी मॉड्यूल में अपने हिसाब से देख लेना। अपन देख रहे हैं आज सिक्योरिटी लॉ वाला सब्जेक्ट, जिसमें से कैपिटल मार्केट में से अपन देख रहे हैं IFSCA वाला पार्ट। ठीक है, तो पूरे टॉपिक में क्या इंक्लूडेड है, कैसे क्या बैकग्राउंड था और क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे काम करती है IFSC, वो चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले IFSCA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। और इस पूरी वीडियो में अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं तो पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले रीड ओनली वाला एक पार्ट है बैकग्राउंड वाला, कि कैसे आया था कैपिटल मार्केट में और कैसे क्या काम करती है वो चीज़। तो सबसे पहले वो देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है क्या और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, फिर कुछ तरीके दिए हुए हैं कि कैसे बेनिफिट हो रहा है एज एन इन्वेस्टर और एज एन IFSC। ठीक है, फिजिकल बेनिफिट्स एंड टैक्स एग्जाम्पशन फॉर गिफ्ट IFSC। ठीक है, क्या एग्जाम्पशंस हैं, क्या टैक्स बेनिफिट मिल रहे हैं आपको IFSC के द्वारा, तो वो IFSC को और इन्वेस्टर्स को इसके लाने से। तो देखेंगे क्या बोल रहे हैं, नेसेसिटी ऑफ IFSC फॉर डोमेस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, और उसके बाद कुछ IFSC बेनिफिट्स फॉर इंडिया दिए हुए हैं, तो वो एक बार पढ़ लेंगे, वो इंपॉर्टेंट है थोड़े से। फिर बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है क्या चीज़, इसको तो शॉर्ट में भी समझेंगे ना तो भी चलेगा। ठीक है, फिर है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन गिफ्ट IFSC। ठीक है, तो अब इसमें काफ़ी सारे रेगुलेशंस नोटिफाइड करके जब IFSC के द्वारा जो आए थे वो सारी चीज़ें दी हुई हैं, वो एक बार पढ़ लेंगे। बाकी जो लीगल फ्रेमवर्क है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो एक बार स्टार मार्क कर लेना। फिर फंक्शंस दिए हुए हैं, वो भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फंक्शंस ऑफ द IFSC सेक्शन 12 इसकी बात कर रहा है। ठीक है, फिर है पावर ऑफ अथॉरिटी की कैसे क्या IFSC के पास पावर्स हैं, और सेक्शन 13 का रेफरेंस है यहाँ पे, तो सेक्शन 13 में बताई गई है पावर्स ऑफ द IFSC। ठीक है, कुछ स्केड्यूल का रेफरेंस है यहाँ पे, वो अपन ने नहीं पढ़ना, उसको अपन आगे बढ़ सकते हैं स्किप करके। फिर है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, कैसे क्या फाइनेंशियल मतलब ये नॉर्मल है, देखेंगे अपन क्या फाइनेंशियल प्रोडक्ट किसको कहते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं, तो वो एक बार समझेंगे। काफ़ी थोड़ा सा डेप्थ में दिया हुआ है, पर अपन को ऊपर ऊपर से पढ़ना है अपने लेवल के हिसाब से, तो वो चीज़ कवर करेंगे। फिर है लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन IFSC, कैसे क्या लिस्ट हो सकता है, कैसे ट्रेडिंग हो सकती है सिक्योरिटीज़ की इन IFSC। तो ये ICDR वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट आंसर हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इन डेप्थ दिया हुआ है, पूरा चैप्टर ही उसके ऊपर कवर किया हुआ है। बाकी अपन को यहाँ पे जितना लगेगा उतना अपन पढ़ लेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट आंसर है पूरे चैप्टर में। फिर एक दी हुई है सेबी IFSC गाइडलाइंस 2015, तो वो भी एक बार पढ़ के ख़त्म करेंगे, और यहाँ अपना फिर ख़त्म हो जाएगा कैपिटल मार्केट वाला टॉपिक। अपन ने बीच में 2 चैप्टर छोड़े हुए हैं स्टार्टिंग के, एक वो बेसिक ऑफ कैपिटल मार्केट और सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया। बाकी सारा कैपिटल मार्केट का अपन कवर कर चुके हैं, वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज ये वाली लास्ट वीडियो होगी इसकी, और ये दोनों वीडियो शायद अपन नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब देखो अगर जिसके नहीं हुए तो अब इसके ऊपर पूरा वापस से फोकस करना और वो सब, तो उससे अच्छा तो जाने दो, अपन दूसरी चीज़ें कवर करेंगे और उसको एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 60 मार्क वाले पार्ट में से अपन ने लगभग 35 मार्क्स टू 40, 35 तो मार्क्स लाने ही लाने। ठीक है, 60 मार्क्स में से, और 40 मार्क्स में से आप ऑन एन एवरेज भी अगर 20-25 भी ले आते हो, 20 मार्क भी पकड़ो तो भी अपने 55 मार्क बन जाते हैं, और उससे ज़्यादा अपने को चाहिए ही नहीं। ठीक है, ग्रुप 2 अगर आप सिंगल दे रहे हो तो देखते हैं, अभी आगे स्टार्ट करते हैं कैसे क्या बोला हुआ है। चलो, तो बैकग्राउंड के साथ ही स्टार्ट करेंगे अपन कि कैसे बैकग्राउंड ऑफ कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी सेक्टर इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, कैसे क्या काम करती है और क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से आया था। द रोल ऑफ सिक्योरिटी मार्केट इन द डोमेस्टिक सेक्टर इज टू फैसिलिटेट efficient allocation of capital to companies and contribute towards overall development of the economy. The role of capital market in IFSC is multifaceted, as on one hand it seeks to provide Indian companies an access to foreign capital, and on the other hand it will be the gateway of channelized flow of foreign capital into Indian capital market through various means including fund management. ठीक है, समझ गए होगे। सिर्फ मैं अभी इसको रीड ओनली वाले पार्ट में रखेंगे अपन, इसको सिर्फ पढ़ के आप समझ लेना। आप भी पढ़ोगे तो ऑलरेडी अपने आप ही इंग्लिश सिंपल है, समझ में आ जाएगी। द फंड सेटअप इन IFSC कैन पूल कैपिटल, ठीक है, फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड NRIs फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू वेरियस प्रोडक्ट्स इन सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। ठीक है, पूल कैपिटल करके ये लोग एक फंड बनाते हैं और उसके बाद सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया इन्वेस्टमेंट होती है।
फॉरेन इन्वेस्टर की और अपने NRI की। The IFSC infrastructure is in capital market consists of 3 stock exchange। तो सबसे पहला है इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज, जिसको अपन IIE भी बोलते हैं, NSE IFSC एंड इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज विच ऑफर्स वेरियस डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, बॉन्ड्स और बुलियन ट्रेडिंग थ्रू IFSC। बुलियन यानी कि मेटल जो होते हैं ना, सिल्वर गोल्ड वगैरह, तो उसका जो मार्केट होता है, जो वहां पे ट्रेडिंग होती है, तो उसको बुलियन मार्केट बोला जाता है। Apart from the exchange, there are clearing corporation, depository, broker dealers, clearing members, depository participant, custodians, investment advisor, portfolio manager, debenture trustee और वॉलेट मैनेजर। ठीक है, अब ये क्या क्या होते हैं, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज हैं, ये अपन इससे पहले वाले चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं और उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। और जो दूसरी वीडियो है उसमें डेप्थ में क्लियर किया हुआ है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंटरमीडियरीज। ठीक है, ठीक है, आगे भी देखते हैं। द IFSC-A is aiming to benchmark regulating with the best practices in other jurisdiction and to facilitate ease of doing business in IFSC. Going forward, capital market in IFSC aim to emerge a regional global hub to attract investment from the investors, including India, for providing services and channelizing investment into overseas jurisdiction. आगे देखिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्या होता है? फाइनेंशियल सर्विस सेंटर those which caters to customers outside their own jurisdiction are referred to as IFSC। वापस से पढ़ो, financial service center those which caters to customers outside their own jurisdiction are referred to as IFSC। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है जो अपने कस्टमर को आउटसाइड देयर ओन जुरिस्डिक्शन, अपने जो जुरिस्डिक्शन का पार्ट है उसके बाहर जाके कुछ अगर सर्विस देते हैं तो उसको IFSC बोला जाता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। मतलब आउटसाइड यानी कि ये नहीं है कि आउटसाइड उनकी जुरिस्डिक्शन, अपने इंडिया के बाहर जाके। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इसीलिए तो हुआ ना। these centers are international in the sense that they deal with the flow of finance and financial product service across border यानी कि भाई अपना इंडिया के बाहर हो गया। IFS, international financial service, are those cross border service that deals with the flow of finance and financial products and services such as raising of funds, such as debt and equity, risk management, mutual funds and pension funds, asset management done by insurance company, corporate treasury management operation, among others। ठीक है, in common parlance, an IFSC is a jurisdiction with high concentration of financial institutions such as bank, stock market and related entities, insurance firm, fund managers, fintech firms, etc., which offer specialized financial service to non-resident and residents। ठीक है, ये दोनों को ही अपने फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विस, जो कि नॉन रेसिडेंट को भी प्रोवाइड करते हैं और रेसिडेंट को भी प्रोवाइड करते हैं, in an environment that promotes financial innovation and facilitates क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। ठीक है, इससे अब पूरी तरीके से फायदा ही होगा। मतलब जैसे आप देखोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी के लिए भी बहुत अच्छा है और क्या बोलते हैं, फॉरेन डिप्लोमेसी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ IFSC क्या है। अब इसको स्टार मार्क कर लेना, बाकी तो सिंपल है। देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ IFSC में क्या बोला हुआ है। ग्लोबल IFSCs have assumed prominence in the financial service ecosystem primarily because of 3 reasons। ठीक है, कौन से 3 reasons है? They have contributed enormously to the growth of international financial transaction। ठीक है, ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ये बहुत अच्छा मेजर पार्ट परफॉर्म करता है। देखो, IFSC have assumed prominence in the financial service ecosystem primarily because of 3 reasons। ठीक है, growth of international financial transaction, फिर these centers have played a pivotal role in accelerating the pace of financial globalization। ठीक है, ये pivotal role यानी कि एक मेजर अच्छा रोल वो करता है, प्ले करता है to accelerate the pace of financial globalization। फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन को एक अच्छी मुकाम पे पहुंचाने का काम करता है IFSC, तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तक अपन ने देखा ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पाइवटल रोल प्ले करता है टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन। तीसरा है, दिस सेंटर हैव प्लेड एन इनवैल्यूएबल रोल
इन एक्सेलरेटिंग द सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे अपन ने पीछे बात करी, मैंने आपको बताया कि सोशल इकोनॉमिकल ग्रोथ के भी बहुत फायदे के लिए है, फॉरेन डिप्लोमेसी के लिए भी फायदे में है, और ओवरऑल ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन में बढ़ोतरी हो। ठीक है। इन द लास्ट 3 decades द वर्ल्ड हैज विटनेस्ड अनप्रेसिडेंट एक्सपेंशन, अनप्रेडिक्टेंट, हाँ ठीक है, प्रेडिक्टेंट ही है, ठीक है, अनप्रेडिक्टेंट यानी कि, हाँ ठीक है, एक्सप्लेनेशन बाद में, वापस से देखते हैं। इन दिस लास्ट 3 decades द वर्ल्ड हैज विटनेस्ड अनप्रेडिक्टेंट expansion in global trade and commerce. The global clan was primarily fueled by the integration of developing countries जैसे अपनी इंडिया की हैं, स्पेशली इन एशिया विद द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और ऐसी काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में आती हैं, तो उनकी ग्रोथ में एक एक्सपेंशन दिखने को मिलती है ग्लोबल ट्रेड और कॉमर्स में, इसकी वजह से। These fundamental changes brought about a paradigm shift in the global economy and create huge demand of international financial service amongst developing countries. As a result, several countries in Asia and Middle East took proactive measures to establish new age international financial centers in Dubai, Abu Dhabi, Qatar and etc. ठीक है, अब मेरी थोड़ी सी इंग्लिश के कुछ शब्दों का पकड़ इतनी नहीं है, पर अपन बनाएंगे, तो उस हिसाब से आप अपना समझ लेना। और अगर कहीं कुछ शब्दों का मैं अगर मीनिंग बता देता हूँ, अच्छे से मीनिंग नहीं समझा पाता हूँ, तो उसका एक बार क्या बोलते हैं गूगल पे आप सर्च कर लेना, ताकि वो नहीं हो, गड़बड़ नहीं हो। और क्या बोलते हैं उसके बाद अगर मैंने सही बोला हो तो ठीक है, और नहीं बोला हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना कि हाँ भैया ये तूने गलत बोला था, और यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ये आएगा। आगे बढ़ते हैं। द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट, यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी सेज इन इंडियाज मीडियन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर सेट अप अंडर सेक्शन 18 ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। ये सेज एक्ट अपन पढ़ने वाले हैं, आगे देखते हैं। इट इज बीइंग डेवलप्ड एज अ ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस हब। गिफ्ट IFSC इज अ मल्टी सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन which has commenced its business in April 2015। अब इसकी डिटेल दी हुई है। अब ये इंपॉर्टेंट था एज अ MCQ पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको लिखोगे तो मतलब हाँ लिखोगे तो अच्छा ही रहेगा, बाकी क्या बोलते अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो। गिफ्ट का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, सेज का एक सेज था ये, और इन इंडिया मीडियन इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर सेटअप अंडर हुआ था सेक्शन 18 ऑफ द सेज एक्ट। It is being developed as a global finance service hub. Gift IFSC is a multi-service special economic zone which has commenced its business in April 2015। ठीक है, पूरी तरीके से डेटा ही दिया हुआ है, तो वो आप याद कर सकते हो। The Percy Ministry Committee report in 2007 highlighted the need for setting up an IFSC in India to bring back the financial service and transaction that are currently carried out in offshore financial center by Indian corporate entities to a center which is physically on Indian soil। ठीक है, जो कि physically Indian soil पे है। ठीक है, पर्सी मिनिस्ट्री कमिटी ये हाईलाइट करती है कि इंडिया में IFSC की कितनी नीड है टू ब्रिंग बैक द फाइनेंशियल सर्विस एंड ट्रांजैक्शन, वापस से इंडिया में लाने के लिए। अपन को पता है कितने इंडिया के बाहर पैसा गया है, that are currently carried out in offshore financial centers by Indian corporate entities। ठीक है, जो क्या बोलते कोई भी ट्रेडिंग वगैरह चल रही है तो इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, तो अब इंडिया में आने के लिए अपन ने IFSC की रिक्वायरमेंट है टू सेंटर विच इज फिजिकली ऑन इंडियन सॉइल। ठीक है, टू फिजिकली ऑन इंडियन सॉइल यानी कि क्या मतलब है कि इंडिया का पार्ट होके वो लोग बाहर ज़्यादा क्या बोलते फाइनेंशियल सर्विसेज और ट्रांजेक्शन में बांट कर दे रहे हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए देखा कि इंडिया में भी आना चाहिए पैसा, और इंडिया की भी इससे ग्रोथ होगी और ओवरऑल सबका भला होगा। फर्दर द IFSC हैज बीन डिजाइन्ड एज अ स्पेशल इंटरनेशनल फाइनेंशियल ज्यूरिसडिक्शन बाय वर्च्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2002। ये फेमा भी अपन पढ़ने वाले हैं। अंडर दीज द यूनिट इज IFSC enjoy the benefit of non-resident under exchange control provision।
द स्पेशल curve out enables transaction to be conducted in any freely convertible foreign currency. ठीक है, द IFSC हैज बीन डिजाइन, ये कैसे डिजाइन हुआ है, स्पेशल इंटरनेशनल फाइनेंशियल ज्यूरिसडिक्शन प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ फेमा. अंडर दीज द यूनिट इन IFSC enjoy the benefit of a नॉन रेसिडेंट. ठीक है, जो दो भी यूनिट होंगी IFSC के अंदर वो enjoy करेंगी बेनिफिट ऑफ नॉन रेसिडेंट अंडर एक्सचेंज कंट्रोल प्रोविजन. द स्पेशल कर्व आउट एनेबल्स ट्रांजेक्शन टू बी कंडक्टेड इन फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी. ठीक है, अब बाहर से अगर पैसा आपको इंडिया में चाहिए तो उसके लिए आपको उन लोगों को भी वो तो देना पड़ेगा ना, क्या बोलते हैं, बेनिफिट देना पड़ेगा. अब क्यों आएंगे वो, तो यहाँ पे आपने बोला कि आप फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हो अपनी करेंसी, फॉरेन करेंसी को, और आपको हम ईज दे रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे होता है एक, वैसे ही है कि आपको ईजी कर दिया जाएगा कि आप पैसा लाओ, आपको कोई वो नहीं लगेंगे चार्जेस वगैरह, और आप हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करो, ऐसा वैसा. In other words, while capital control restriction and application in domestic India, the same restriction is not applicable in the IFSI jurisdiction. ठीक है, जो इंडिया में, डोमेस्टिक इंडिया में एप्लीकेबल है रिस्ट्रिक्शंस और कैपिटल कंट्रोल, वो बाहर वालों के लिए नहीं रहेंगे. में से बेसिक बात यही करी हुई है. आगे देखें, फिस्कल बेनिफिट्स एंड टैक्स एग्जेम्पशन फॉर गिफ्ट IFSC. ठीक है, देखो क्या बोला हुआ है. अब समझो IFSC के अंदर यूनिट्स होती हैं छोटी छोटी सी, मतलब यूनिट्स बेसिकली वही हुए. ये यूनिट्स का मतलब ना एक बार अपन करेंगे, कंफर्म करेंगे क्या होता है, आगे एक बार आएगा तो अपन उसको क्लियर करेंगे. बाकी ये यूनिट्स का कुछ स्पेसिफिक मतलब होगा कि क्या होती है ये यूनिट्स, कौन IFSC की यूनिट्स हैं. ठीक है, तो वो कौन सी यूनिट्स की, मतलब क्या रेफरेंस लेके ये यूनिट शब्द यूज़ किया हुआ है, वो थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहिए था इन लोगों को स्टार्टिंग में, पर अभी तो इन लोगों ने बात नहीं करी है. ठीक है, एक बार समझेंगे बाद में. बाकी अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि बेनिफिट्स फॉर यूनिट्स इन IFSC, जो भी IFSC की यूनिट्स रहेंगी उनको क्या फ़ायदा होता है, और बेनिफिट फॉर इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होता है IFSC से. ठीक है, टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल बेनिफिट एंड टैक्स एग्जेम्पशन फॉर गिफ्ट IFSC टू मेक IFSC कॉम्पिटिटिव इन कंपनसेशन टू अदर jurisdiction and to attract entities and investors into IFSC. certain fiscal benefits and tax exemptions are provided to IFSC. टैक्स एंड ड्यूटीज में सबसे पहला है इनकम टैक्स का ब्लॉक, कि इनकम टैक्स वाले ब्लॉक में बेनिफिट्स फॉर यूनिट्स इन IFSC क्या है और बेनिफिट्स फॉर इन्वेस्टर्स क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं बेनिफिट्स फॉर यूनिट्स इन IFSC. पहला है 100% टैक्स एग्जेम्पशन फॉर 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स आउट ऑफ 15 ईयर्स. मतलब 15 साल में आप कोई भी 10 साल तक 10 साल के लिए 100% टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हो. ठीक है, 10 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स आउट ऑफ 15 ईयर्स. ठीक है, 15 साल में 10 साल तक आप 100% टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हो. वो 15 साल में 10 साल कोई भी हो सकते हैं. ठीक, दूसरा, IFSC यूनिट हैज द फ्लेक्सिबिलिटी टू सिलेक्ट एनी 10 ईयर्स आउट ऑफ 15 ईयर्स ब्लॉक. ठीक है, MAT और AMT at the rate of 9% of book profit apply to company offer other setup as a unit and IFSC MAT not applicable to companies in IFSC opting for new tax regime. ठीक है, MAT होती है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स. हाँ ठीक है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ये पिछली बार मैंने जब पढ़ा था तो लिख लिया था. मिनिमम अल्टरनेट टैक्स होता है जो कि बुक प्रॉफिट के ऊपर 9% लगाया जाता है. ठीक है, MAT और AMT 9% लगाया जाता है ऑफ बुक प्रॉफिट, अप्लाइज टू कंपनीज अदर सेटअप इन यूनिट्स इन IFSC. यूनिट्स ऑफ IFSC के जो बाहर के होंगे उनके ऊपर 9%, और जो IFSC के हैं उसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल. ठीक, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी इन IFSC. ठीक है, उन लोगों को डिविडेंड मिलेगा. फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 डिविडेंड इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी इन IFSC टू बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर. ठीक है, शेयर होल्डर के हाथ में ये टैक्सेबल रहेंगे. ये 1 अप्रैल 2020 यानी कि अभी भी ये एप्लीकेबल है. 1 अप्रैल 2020 के बाद से डिविडेंड इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी इन IFSC टू बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर. जिसके भी जो भी शेयर होल्डर रहेगा
उसके हाथ में जब आएंगे शेयर्स डिविडेंड, तो दैट विल बी टैक्सेबल। अब इनकम टैक्स वाले ब्लॉक पे देखते हैं बेनिफिट्स फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट हो रहा है, तो इंटरेस्ट इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट ऑन, इंटरेस्ट इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट ऑन मनी इज लेंड टू आईएफएससी इनटू यूनिट्स नॉट टैक्सेबल। ठीक है, मतलब अगर आपने आईएफएससी को पैसा दिया है, मनी इज लेंड टू आईएफएससी यूनिट्स नॉट टैक्सेबल, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना आपने। इंटरेस्ट इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट, ठीक है, तो इंटरेस्ट की भी बात करी हुई है, जो भी इंटरेस्ट दिया जाता है, इंटरेस्ट इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट, यानी कि आपने पैसा दिया तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, बेसिक मतलब यही है, आपकी जो इनकम हो रही है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर दूसरा, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एंड रुपीज डिनोमिनेटेड बॉन्ड लिस्टेड ऑन आईएफएससी एक्सचेंज टैक्सेबल एट लोअर रेट ऑफ 4%। ठीक है, इसका जो बेसिक परसेंटेज होता है वो ज़्यादा है, पर यहाँ पे इसके लिए सिर्फ 4% लगेगा लॉन्ग टर्म बॉन्ड के ऊपर, एंड रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स लिस्टेड ऑन आईएफएससी एक्सचेंज टैक्सेबल एट लोअर रेट ऑफ 4%। ठीक है, दूसरा, transfer of specified securities listed on IFSC exchange by a non-resident not treated as transfer gains accruing thereon not chargeable to tax in India। ठीक है, इसके ऊपर आपका टैक्स नहीं लगेगा, किसके ऊपर, ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, मतलब जब भी आप ट्रांसफर करेंगे सिक्योरिटीज को लिस्टेड ऑन आईएफएससी एक्सचेंज बाय नॉन रेसिडेंट, हाँ, बाय नॉन रेसिडेंट नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर गेन अक्यूरिंग देयरऑन नॉट चार्जेबल इन ये टैक्स इन इंडिया। ठीक है, उसके ऊपर आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन पे टैक्स नहीं लगेगा। आगे देखते हैं जीएसटी के ऊपर क्या एग्जाम्पशन मिल रहा है आईएफएससी को, क्या बेनिफिट हो रहे हैं आईएफएससी की यूनिट्स को, तो वो देखते हैं। नो जीएसटी ऑन सर्विसेज रिसीव्ड बाय यूनिट्स इन आईएफएससी प्रोवाइडेड टू आईएफएससी और सेज यूनिट्स ऑफशोर क्लाइंट्स। ठीक है, नहीं लगेगा उसके ऊपर जीएसटी। और जीएसटी एप्लीकेबल ऑन सर्विस प्रोवाइडेड टू डीटीए। अब ये डीटीए क्या है देखेंगे, डीटीए क्या है बाद में। फिलहाल जीएसटी एप्लीकेबल ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू डीटीए, यानी कि डीटीए को जब आप सर्विस दोगे तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, ये जीएसटी वाले में टॉपिक में आपका क्लियर हो ही जाएगा। बाकी देखते हैं जीएसटी का बेनिफिट फॉर इन्वेस्टर्स क्या है। तो नो जीएसटी ऑन ट्रांजैक्शन कैरिड आउट इन आईएफएससी एक्सचेंज, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा जो भी आप आईएफएससी एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अदर टैक्स ड्यूटीज में क्या बेनिफिट मिल रहा है यूनिट्स इन आईएफएससी को, तो स्टेट सब्सिडीज, लीज रेंटल, पीएफ कंट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के ऊपर आपको एग्जाम्पशन मिलता है अपने इस पे, बेनिफिट फॉर यूनिट इन आईएफएससी। और बेनिफिट फॉर इन्वेस्टर्स क्या है अदर टैक्स ड्यूटीज में, तो एग्जाम्पशन फ्रॉम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कैरिड आउट ऑन आईएफएससी एक्सचेंज। सिंपल, इसको देखो पढ़ के रखो और इतना कुछ हार्ड नहीं है, आप पढ़ोगे याद रखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, फॉलोइंग टैक्सेस आर एट निल रेट, एसटीटी, सीटीटी, डीडीटी, एलटीसीजी और एसटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है ये। और एसटीटीटी होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सीटीटीटी कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और डीडीटी होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो ये सारे निल रेट पे आपके होंगे इन दिस फिजिकल बेनिफिट एंड टैक्स एग्जेम्पशन फॉर गिफ्ट आईएफएससी। आगे देखिए नेसेसिटी ऑफ आईएफएससी फॉर डोमेस्टिक इकोनॉमी। नेसेसिटी क्या है इसकी डोमेस्टिक इकोनॉमी में आईएफएससी की, ऑनश्योर द ऑफशोर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, सबसे पहले तो ये हेडलाइन का मतलब समझो, ऑनश्योर द ऑफशोर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस। वापस से पढ़ो इसको, ऑनश्योरिंग द ऑफशोर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस। अब आगे समझते हैं कि क्या पूरे पैराग्राफ में बोला हुआ है, फिर देखेंगे कि क्या बात करी हुई है।
अभी तक देखो इतना समझ में आया कि ऑनश्योर द ऑफशोर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस, कि जो भी आपकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज रहेंगी ऑफशोर यानी कि अपने इंडिया के बाहर, ऑनशोरिंग द ऑफशोर, इंडिया के अंदर इंडिया के बाहर की इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस की बात करी हुई है, ऑनशोरिंग द ऑफशोर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस। देखते हैं आगे क्या बोला हुआ है। वन ऑफ द फंडामेंटल फैक्टर्स विच incentivized India to set up its own IFSC was the fact that as one of the largest and fastest growing major economies in the world, India could no longer afford to play a passive role in the international financial service ecosystem. वापस से पढ़ो। One of the fundamental factor which incentivized India to set up its own IFSC was the fact that as one of the largest and the fastest growing major economies in the world, India could no longer afford to play a passive role in the international financial service ecosystem. इतनी ही growing और economic condition fastest या largest हो, फिर भी इंडिया उस पोजीशन पे आ गया था कि वो अपना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस इकोसिस्टम में अपने आप को रख नहीं सकता था। इंडिया हैड बीन हेविली रिलेइंग ऑन ओवरसीज फाइनेंशियल सेंटर्स फॉर द परचेज ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस को परचेज करने के लिए इंडिया किसी और के ऊपर रिलायबल था। वो कौन है? ओवरसीज फाइनेंशियल सेंटर्स। इंडिया हैड, देखो, हैविली रिलेइंग ऑन ओवरसीज फाइनेंस सेंटर, यानी कि इंडिया के बाहर की जितने भी फाइनेंशियल सेंटर्स थे वो उनसे खरीदता था IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज। देयरफॉर गिफ्ट IFSC वाज सेट अप टू ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम बीइंग एन इंपोर्टर of international financial service to become self-sufficient as well as an exporter of international financial service. Thus, the vision was of onshoring the offshore international financial service. वापस पढ़े लास्ट वाली लाइन। Therefore, GIFT IFSC was set up to transform India from being an importer of international financial service to become self-sufficient as well as an exporter of international financial service. ठीक है, मतलब कि वो अपने खुद भी सक्षम होगा IFSC प्रोवाइड करने में और लेने में, खुद ही लेगा और एक्सपोर्ट भी करेगा। पहले तो सिर्फ इंपोर्ट कर रहा था, यानी कि ले रहा था और अपना पैसा बाहर जा रहा था। अब जब से गिफ्ट IFSC सेटअप हुआ है इंडिया के अंदर, तो अब से क्या होता है, इंडिया के अंदर पैसा आता है, अपन एक्सपोर्ट भी करते हैं और हमको अगर अपनी सर्विस चाहिए तो हमें कहीं पैसा बाहर नहीं देना, हमारी कंट्री के अंदर ही रहेगा वो। ठीक है, तो वही बेसिक विजन था, ऑनशोरिंग द ऑफशोर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, अब इसको समझो क्या होता है। हम ऑनशोर यानी कि इंडिया के अंदर कर रहे हैं वो जो आप ऑफशोर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज लेते थे। ठीक है, बेसिक यही है कि अब आप इंडिया के अंदर ही ले रहे हो अपनी ओवरसीज फाइनेंशियल सर्विस, ऑफशोर फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट भी हो और क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए भी सक्षम हो। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी more significantly, a vibrant IFSC has the potential to act as a growth catalyst for domestic Indian economy, which is striving to become a $5 trillion economy. Services offered in an IFSC, including banking, asset management, insurance and capital market, attract huge amount of global capital inflows. Such inflows can be channelized for the social economic development of India as well as to meet the sufficient sustainable development goals 2030 तक की बात करी हुई है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, इतने टारगेट्स अचीव करने हैं और ये हर बार अपन देखते ही हैं, करते रहते हैं। Therefore, the development of an IFSC was an imperative step in India's economic growth trajectory. ठीक है, to showcase talent and expertise, another driving force for setting up an IFSC within the country was to allow bright young Indian talent, especially in finance and information technology field, to fully exhibit and showcase their talent and expertise, and here thereto had to travel and work in overseas financial centers. ठीक है, ये लोग फोकस कर रहे हैं टैलेंट और एक्सपर्टीज पे, जो कि आज की इंडिया के अंदर यंग इंडियन टैलेंट है। मतलब आप देखोगे इंडिया का भी यूथ, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है अभी,
आज की तारीख में, तो वो लोग फोकस भी उसी के ऊपर कर रहे हैं ताकि क्या बोलते हैं, फाइनेंशियली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड लोग ग्रो करें और क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल सेंटर्स ऐसे बढ़ें। नेसेसिटी में मतलब बेसिकली देखो, ऑनशोरिंग द ऑफशोर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस जो अपन ने समझा, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की बात करी गई थी, और तीसरा टू शोकेस टैलेंट एंड एक्सपर्टीज। ठीक है, इतना ध्यान रखोगे और 3 मार्क में भी अगर पूछें तो बहुत सिंपल है, केस लॉ में अगर पूछ सकते हैं तो आप अच्छे से इस आंसर को लिख सकते हो। आगे देखते हैं आईएफएससी बेनिफिट फॉर इंडिया। इंडिया को क्या बेनिफिट्स है इसको शॉर्ट में देखेंगे। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गिफ्ट आईएफएससी विल बूस्ट द ग्रोथ ऑफ एन कंट्री and gift IFSC is an important gateway to connect India with global opportunities. Okay, the benefit of having an IFSC is in India are summarized below the following diagram. ठीक है, डायग्राम दिया होगा, उसके अंदर दिया हुआ है IFSC बेनिफिट्स फॉर इंडिया। पहला है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी इंडिया के बाहर जाएगा, लोग यूज करेंगे तो वो एक इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू क्रिएट होगी अपनी रुपी की। दूसरा, गेटवे फॉर इनबाउंड एंड आउटबाउंड कैपिटल फ्लो। ठीक है, पैसा आएगा जाएगा और एक गेटवे बनेगा कैपिटल फ्लो का, जिसकी वजह से एक बेनिफिट होगा इकोनॉमी को इंडिया की। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यहाँ पे ऊपर ने बात करी ऊपर शोकेस टैलेंट एंड एक्सपर्टीज, तो जो भी यंग कह लो या जो भी जिसके पास भी अपनी वो है स्पेशलिटी है, टैलेंट है फाइनेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड के रिलेटेड, एग्जिबिट एंड शोकेस द टैलेंट एंड एक्सपर्टीज, तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम कर रही है और वो भी बेनिफिट देती है इंडिया को। चौथा, रीजनल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या बोला हुआ है, डिटेल में देखेंगे, मतलब थोड़ी दो लाइन दी हुई है, देखते हैं। IFSC कैन enables इंडिया टू प्ले एन important रोल इन रीजनल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन एंड इंक्रीज ग्लोबल इन्फ्लुएंस। IFSC can enable India to play an important role in regional financial integration and increase global influence. ठीक है, अपन ने जो बात करी थी रीजनल वाले लेवल की, तो रीजनल लेवल पर भी और ग्लोबली भी ये एक इन्फ्लुएंस करने का काम करेगा और एक फाइनेंशियल इंटीग्रेशन मेंटेन होगी रीजनली भी और ग्लोबली भी। फिर अपना पांचवा, डेवलपमेंट ऑफ नीश एरियाज। ठीक है, नीश एरियाज कौन से होते हैं? IFSC टू बी leveraged for development of niche financial sectors, activities like bullion exchange, aircraft and ship leasing. ठीक है, ये सारे जो भी है नीश एरियाज है जहाँ मतलब ये चाहिए ही चाहिए, बुलियन एक्सचेंज, एयरक्राफ्ट एंड शिप लीजिंग, यानी कि आप शिपमेंट में, एयरक्राफ्ट में और बुलियन मार्केट में लीज कर रहे हैं। नीश एरियाज हैं ये सारे किसी भी इकोनॉमिक कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक्स के लिए। आगे देखते हैं इनोवेशन इन फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, कुछ नए टाइम पे इनोवेशंस करने की कोशिश गवर्नमेंट करती रहती है, ये अपन जानते ही हैं। कुछ टाइम में अपने वो सारे स्कीम्स वगैरह और एक अभियान चलते रहते हैं, तो उसी की यहाँ पे बात करी हुई है। ठीक है, Thus, the setting up of the operationalization of India's median IFSC was a bold and historic step, which capitulated India into a 21st century modern, resilient and sustainable economy. The below diagram are the overseas. ठीक है, उसके बाद कुछ डायग्राम दिया हुआ है, देखो सिंपली सिर्फ एक बार पढ़ लेता हूँ क्या बोला हुआ है। जनवरी 2013 में फर्स्ट कमर्शियल बिल्डिंग इनॉग्रेटेड एट गिफ्ट सिटी। अप्रैल 2015 में इंडियाज फर्स्ट IFSC बिकेम ऑपरेशनल विद RBI, SEBI एंड IRDAI। IRDAI अपनी उसकी रेगुलेटरी बॉडी है अपने इंश्योरेंस और पेंशन वगैरह स्कीम के लिए, नोटिफाइंग रेगुलेशन। ठीक है, और तीसरा, दिसंबर 2019 में IFSC अथॉरिटी एक्ट 2019 पास्ड बाय यूनियन पार्लियामेंट। तीसरा, अक्टूबर 2020 में IFSC assumes power to develop and regulate IFSCs India from 1st October 2020. September 22 में क्या हुआ? IFSC notified 20 plus regulations frameworks for various financial services. ठीक है, ये कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे टाइम पे, ये इतने अपने लिए रेलेवेंट नहीं है। आगे देखते हैं बिजनेस एक्टिविटीज क्या है। तो बैंक्स के लिए बैंकिंग
कैपिटल मार्केट, असेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एमर्जिंग एक्टिविटीज़ में कुछ कुछ चीज़ें दी हुई है। एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं। इंडियन बैंक, फॉरेन बैंक, इंडियन इंश्योरर, इंडियन री इंश्योरेंस, इंडियन ब्रोकर, फॉरेन इंश्योरर, फॉरेन री इंश्योरर। कैपिटल मार्केट में स्टॉक, कमोडिटी एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरी, ब्रोकर डीलर। फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फाइनेंस कंपनी, ग्लोबल कॉर्पोरेट ट्रेजरी सेंटर्स, इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस सर्विस प्लेटफॉर्म्स। असेट मैनेजमेंट में क्या बोला हुआ है? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजर, कस्टोडियल सर्विसेज। ठीक है। और इमर्जिंग एक्टिविटीज में आ गई ग्लोबल फिनटेक हब, ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंसिंग, सस्टेनेबल फाइनेंस, एंसिलरी सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, आगे देख सकते हैं। इसमें आगे पढ़ते हैं। इसको अभी देखो, मैं एक चीज़ है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी की बात करी हुई है। कुछ 3-4 पैराग्राफ दिए हुए हैं। अपन इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं और थोड़ा सा रीड करके भी कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं, कहो अपना एक बार पढ़ के ख़त्म करते हैं। ठीक है, अभी हो गए 36 मिनट हो गए ना, जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी क्या है? अ मेजर इन्फ्लेक्शन points in IFSC journey towards becoming a full-fledged international financial center which is comparable to and competitive with other overseas financial centers came in the year 2019 when Government of India through the International Financial Service Center Authority Act 2019 hereinafter referred to the act established the International Financial Service Center Authority IFSCA as a dedicated and unified financial regulator for IFSC in India. The IFSCA has been statutorily empowered to develop and regulate the financial market in the IFSCs in India. The Act empowers IFSCA to exercise power of 4 domestic regulators, namely RBI, SEBI, IRDAI, PFRDI. ठीक है, ये अपने उसके लिए है, प्रोविडेंट फंड वगैरह के लिए। ठीक है, IRDAI और PFRDI, और 4 डोमेस्टिक रेगुलेटर्स के साथ इन्होंने अपनी एक्सरसाइज करी पावर को, और एक्ट एम्पावर करता है इनको। वो जो 4 डोमेस्टिक रेगुलेटर हैं वो है RBI, SEBI, IRDAI, PFRDI. Thus, IFSCA can perform all such quasi-legislative, executive and quasi-judicial functions in IFSCs are being performed by the regulators in domestic areas under 15 different central acts. With effect from 1st October 2020, the IFSCA assumed power of the 4 domestic regulators and has started the development and regulatory affairs of India's median IFSCs in GIFT City. The IFSCA is a unique authority which has been vested with a dual mandate of developing and regulating the IFSCs in India. Section 12, अब आगे देखेंगे, Section 12 of the Act specifically provides that in addition to the regulatory powers of the IFSCA, it shall be the duty of the IFSCA to develop financial institution, financial service, financial product within the IFSCs. ठीक है, IFSC अथॉरिटी की क्या बोलते हैं, ड्यूटी रहेगी टू डेवलप द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स विद इन द IFSCs। एक बार फटाफट से देख लेते क्या बोला पूरे के पूरे पैराग्राफ में। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी की क्या चीज़ें हैं? तो IFSC हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एज अ यूनिफाइड फाइनेंशियल रेगुलेटर by the Government of India under IFSCA Act 2019. ध्यान रखना, the authority is mandated to develop and regulate financial institution, financial service, financial product in the International Financial Service Center in India. तीसरा, to develop and regulate IFSCs in India, IFSCA has been vested with power of 4 sectorial regulators, namely RBI, SEBI, RDI और PFRDA. ठीक है, इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। एक और फ्रेमवर्क दिया हुआ है, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ गिफ्ट IFSCA। ठीक है, इसको भी एक बार फटाफट खत्म करते हैं, फिर बीच में एक थोड़ा सा ब्रेक लेना। ब्रेक तो खैर क्या ही लोगे, पानी वानी पी लेना और उसके बाद वापस देखते हैं। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क में क्या बोला हुआ है? लीगल फ्रेमवर्क में सबसे पहले आती हैं 6 चीज़ें: एक्ट, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, गाइडलाइन। ठीक है, अब ये क्या क्या बातें करते हैं? तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019 बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 13 एंड फर्स्ट शेड्यूल ऑल पावर्स एक्सरसाइज बाय द 4 डोमेस्टिक रेगुलेटर विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एक्ट्स आर एम्पावर्ड टू IFSCA। ठीक है, ये बोल रहा है
कि आपको ये जो 4 अपन ने रेगुलेटर पीछे पड़े एम्पावर करता है, पावर देता है टू IFSC। फिर दूसरा IFSC ए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड नो योर कस्टमर गाइडलाइंस 2022 इसके अंदर आती है। IFSC ए ऑपरेशंस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज ऑफिसर गाइडलाइन 2021 की भी बात यहाँ पे करी हुई है। द रेगुलेशंस ऑन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सर्विसेज एंड अदर एस्पेक्ट्स आर नोटिफाइड बाय IFSC ए थ्रू सेक्शन 28। अब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है। मेजर रेगुलेशंस नोटिफाइड बाय IFSC ए, तो उसमें बैंकिंग रेगुलेशन, फाइनेंस कंपनी रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस रेगुलेशन, फिर कंसोलिडेटेड IFSC ए इंश्योरेंस इंटरमीडियरी रेगुलेशन, कंसोलिडेटेड IFSC ए registration of insurance business regulation, capital market intermediary regulation, market infrastructure institution regulation, issuance and listing of security regulation, IFSC A fund management regulation, IFSC A setting up and operation of international branch compass and offshore education center regulation, global in-house center regulation और बुलियन एक्सचेंज रेगुलेशंस। ठीक है, ये काफ़ी सारी रेगुलेशन है, एग्जाम पर्पस के लिए अपन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक बार दी हुई थी तो अपन ने उसको पढ़ के ख़त्म कर दिया। ठीक है, आगे देखेंगे आप वापस से। अभी इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब तक जो देखा वो सिर्फ जानकारी दी गई थी पूरे चैप्टर में। अब देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। फंक्शंस ऑफ द IFSC ए सेक्शन 12 की बात हो रही है और सेक्शन 13 में बात करते हैं पावर ऑफ IFSC ए। दोनों ही एक इंपॉर्टेंट आंसर है, तो उस हिसाब से अपन पढ़ेंगे इसको। फिर दिए हुए हैं कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं, तो उसे एक बार समझेंगे। फिर लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन IFSC ए और सेबी गाइडलाइंस पढ़ के इस चैप्टर को पैकअप कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अरे यार, कंटिन्यू करते हैं। 2 मिनट से ज़्यादा का ब्रेक नहीं लिया है अपन ने, आगे देखते हैं क्या होता है। सही है ना अभी सेटअप। फंक्शंस ऑफ IFSC ए सेक्शन 12 ऑफ द IFSC ए एक्ट 2019 की बात करी हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्या बात करता है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 ऑफ द IFSC ए एक्ट empowers the authority to develop and regulate the financial product, financial service and financial institution in an IFSC by such measure as it deems fit. The authority is empowered to develop and regulate the financial product, service and institution independently. It is to be noted that the legislature have envisaged that the authority might regulate diverse financial products, service and institution in IFSC and at time need the regulatory flexibility. वापस से पढ़ो। It is to be noted that the legislature has envisaged that the authority might regulate diverse financial products, services and institutions in IFSC and at time need the regulatory flexibility. ठीक है, अपने हिसाब से देख सकते हो आप कि कब फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, कहाँ पे कैसे अपन ने डाइवर्स करना है, तो वो सारी चीज़ें रेगुलेट करने की काम आप अपने उस पर कर सकते हैं। लेजिस्लेचर पे ये उनको पावर मिली हुई है, लेजिस्लेचर ने उनको ये पावर इन्वेस्टिगेट करी है। ठीक है, प्रेजेंटली द रोल ऑफ अथॉरिटी हैज ब्रॉडेंड एज इट रेगुलेट्स बुलियन एक्सचेंज, फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस, एयरक्राफ्ट लीजिंग, एंसिलरी सर्विस प्रोवाइडिंग, 5वां फाइनेंस कंपनीज एंड fintech entities, etc. These services are either not regulated in the domestic center or are not regulated in a financial service like in the IFSC. Thus, Section 12 has enabled the authority to adopt flexibility in handling the diverse regulatory landscape. ठीक है, इतनी सारी चीज़ें दे दी तो अब उनको ऐसा नहीं है कि आपने सारी चीज़ें डोमेस्टिकली करनी है या क्या बोलते IFSC फाइनेंशियल सर्विस सिर्फ इतनी चीज़ें करेगा, और भी डाइवर्स रेगुलेशंस आपको दी जाएंगी और ऐसे ऐसे आपको पावर मिलेगी, तो आपको फ्लेक्सिबली सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? एम्पावर्स द अथॉरिटी टू रेगुलेट दोज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एन IFSC which are permitted to operate in IFSC
बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द IFSCA एक्ट बाय एनी रेगुलेटर, those which, आगे दूसरा पॉइंट है, those which are notified by the central government from time to time। ठीक है, वही आप क्या बोलते हैं, रेगुलेट कर सकते हो फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताई होगी वो, और दूसरा जो कि IFSCA एक्ट के आने से पहले परमिटेड होंगी, और जितनी फिर जो गवर्नमेंट वगैरह बोलेगी टाइम टू टाइम पे, उस हिसाब से अपन ने करनी है सारी चीज़ें रेगुलेट। अब आगे है इसी का थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट करके बताया हुआ है। फर्दर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 enables IFSCA to recommend the central government to notify other financial product service institution as in IFSCA। आपके पास ये भी पावर है कि आप गवर्नमेंट को भी सामने से जाके बोल सकते हो, देखो भैया अभी मार्केट में ये चल रहा है, आप इस बेसिस पे हमारी सुनो, और हमें और इन लोगों को भी, इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विस और इंस्टीट्यूशन को भी बनाने दो, रेगुलेट करने दो। ठीक है, द IFSCA had suggested central government to notify multiple financial products and services such as aircraft leasing, ship leasing, global in-house companies, etc., which have broadened the business scope in IFSC। ठीक है, ये चीज़ ब्रॉडन कर रही है। अपन ने अभी पीछे बात नहीं करी थी ग्लोबल इन हाउस कंपनी और शिप लीजिंग वगैरह की, तो इसको और वो बढ़ाने के लिए भी बोल सकती है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लगेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट मान जाएगी। ठीक है, which has broadened the business scope in IFSC and also the number of entities registered in IFSC। ठीक है, ग्रोथ होगी तो सबकी ग्रोथ होगी। IFSC सबका साथ सबका विकास, है ना, वही वाले सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। IFSC can also be perceived as a laboratory for financial experimentation, which would enable the government to experiment with new financial services, and based on their adoption and risk perception can be replicated in the domestic economy। सारी चीज़ों को देखा जाएगा, और अगर सही लगेगा तो उनका एग्जाम्पल लेके और भी जगहों पे वो चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, उसको और अच्छी तरीके से क्या बोलते हैं, प्रिवेंट, प्रिजर्व, परसीव करके, मतलब और अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंटेशन करके कि हाँ भैया यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है, और फिर अगर वो सही लगा तो फिर उसको काफ़ी जगहों पे पूरी की पूरी डोमेस्टिक इकोनॉमी में अप्लाई कर सकते हैं, और क्या बोलते हैं, उसका फिर जो भी फ़ायदा रहेगा वो पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी में होगा। ठीक, अपन ने सेक्शन 12 खत्म कर दिया IFSCA एक्ट 2019 का। अब आगे देखेंगे सेक्शन 13, जिसमें बात करी हुई है पावर्स ऑफ द अथॉरिटी कि आप IFSCA के पास क्या पावर्स है। ठीक है, सेक्शन 13A, सेक्शन 31, section 13 subsection 1 specifies that all powers exercisable by an appropriate regulators specified in first schedule of the IFSCA Act 2019 under respective act in an IFSCA shall be exercised by the IFSCA। वापस से पढ़ते हैं इसको, देखो क्या बोला हुआ है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 specified that all power exercisable by an appropriate regulator specified in first schedule of the IFSCA Act 2019 and the respective act in an IFSC shall be exercised by the IFSCA in so far so it relates to financial product services and financial institutions। ठीक है, पावर दी गई है to by an appropriate regulator specified in this schedule IFSCA Act के under respective act in an IFSC shall be exercised by the IFSCA इन सो फार एज इट रिलेट्स टू फाइनेंशियल। ठीक है, कुछ इतनी खास बात नहीं बोली है, आगे देखते हैं। दिस इज अ यूनिक एक्सपेरिमेंटेशन वेयर द लेजिस्लेचर इंस्टीड ऑफ एन्यूमरेटिंग वेरियस पावर्स ऑफ IFSCA एज incorporated all the power of domestic sector financial regulators by the simple reference। These ensures that the jurisprudence developed by the domestic regulators which is applicable for IFSCA, thereby saving a lot of time and efforts in coming out with new interpretation। वही बात करी हुई है यहाँ पे, मतलब अथॉरिटी की बेसिकली पावर, बात अथॉरिटी के पास क्या पावर है वो बताई हुई है। तो पहले वाले पॉइंट में अपन ने ये समझा कि जो भी IFSC को एक्सरसाइज करने की पावर रहेगी वो IFSCA के द्वारा ही होगी, और जो भी रिलेटेबल होंगी फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। और ये एक तरीके से यूनिक एक्सपेरिमेंटेशन होगा जहाँ पे legislature instead of enumerating various powers of IFSCA has incorporated all the power of domestic sector
financial regulators by a simple reference. This ensures that the jurisprudence developed for the domestic regulators will be applicable for IFSCA. ठीक है, जो भी jurisprudence रहेगा, जो भी बनाया जाएगा, वो IFSCA के लिए भी एप्लीकेबल होगा और उसके पास ये क्या बोलते पावर रहेगी डोमेस्टिक सेक्टर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स वाली, thereby saving a lot of time and effort in coming out with the new interpretation. ठीक है, तो वहाँ पे मतलब आपको ये नहीं है कि इधर उधर जांच पूछने जाना है कि अगर भैया देखो मैंने ये किया तो ये किया, आपको पावर ही दे दी गई और फिर वो पूरी एक लिस्ट रहेगी स्केड्यूल की अपन ने बात करी और उस हिसाब से आपने एक्ट करना है। फिर आगे देखते हैं, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ द IFSCA एक्ट एम्पावर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट to amend the first schedule by including or omitting any financial sector regulator and law administered by it through notification. सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि उनको पावर देता क्या है, वो पावर है ही कि वो फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड कर सकते हैं, मतलब अगर कुछ ऐड करने जैसा लगेगा तो ऐड भी करेंगे, ओमिट करने जैसा रहेगा तो फिर ओमिट भी करेंगे। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं, द रेगुलेटरी एंड रिस्पेक्टिव एक्ट मेंशन्ड अंडर फर्स्ट शेड्यूल आर एज फॉलो। फर्स्ट शेड्यूल दे दिया है यहाँ पे पूरा, तो अब उसमें अपन को मतलब पूरी डिटेल में तो नहीं दिया है, थोड़ा सा दिया हुआ है। डोमेस्टिक रेगुलेटर्स कौन कौन होते हैं, तो RBI का रेफरेंस है, सेबी का है और क्या बोलते हैं IRDA का है और PFRD का है। ठीक है, यही अपने पास 4 रेगुलेटर थे। अब इनके अंडर में सारे इन्होंने एक्ट और क्या बोलते हैं रेगुलेशंस को कवर कर लिया है। हाँ देखो, मतलब सारे एक्ट कवर कर दिए तो उसके अंदर के रेगुलेशन, सब रूल्स और सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो RBI में RBI बैंकिंग रेगुलेशन, फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट है ये सारे, फेमा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट स्टेट सिस्टम एक्ट, फिर सेबी वाले में स्क्रा एक्ट आ गया, ये अपन ने इसकी वीडियो बना ली है, पढ़ लेना। सेबी एक्ट 1992 के ऊपर अपन वीडियो बना चुके हैं, पढ़ लेना। फिर डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के ऊपर भी वीडियो आ चुकी है, तो आप ये सारी चीज़ें भी देख सकते हो। फिलहाल अभी प्रमोशन से हट के इस पे चले जाते हैं। सेबी के अंदर ये सारी चीज़ें आती है और ये वाले एक्ट फर्स्ट शेड्यूल में कवर किए गए हैं। फिर इंश्योरेंस IRDA में आ गया, इंश्योरेंस एक्ट 1938, फिर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड नोटिफिकेशन एक्ट, फिर द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। फिर PFRDA में कौन सा आ गया, द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट रेगुलेटर एक्ट 2013, डेवलपमेंट अथॉरिटी, द पेंशन फंड रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013। ठीक है, ये PFRD में आ गया, PFRDA में आ गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई। फर्स्ट शेड्यूल का एक बेसिकली अपने को बता दिया कि क्या क्या आता है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पहले जो अपन ने पढ़ा दोनों एक्ट 13 और 12 वो एक बार अच्छे से पढ़ लेना। आगे देखेंगे, आगे बात करते हैं इसकी फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, अब इसके 2 पेज दिए हुए हैं। ठीक है, तो 2 पेज में क्या बोला हुआ है थोड़ा सा समझने की कोशिश करना और देखते हैं क्या बोला। फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर D ऑफ द IFSCA एक्ट डिफाइंस फाइनेंशियल प्रोडक्ट एज सिक्योरिटीज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट अरेंजमेंट्स। ठीक है, क्रेडिट अरेंजमेंट का कुछ एग्जांपल दिया है वो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको वापस से बताता हूँ। ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज इज वन सच एक्टिविटी विच कम्स अंडर क्रेडिट अरेंजमेंट, ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विस। ठीक है, जाने दो एग्जांपल को, बेकार है। फिर 5वां था फॉरेन करेंसी, छठा है एनी अदर प्रोडक्ट। ठीक है, सिक्योरिटीज, डिपॉजिट्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, क्रेडिट अरेंजमेंट, फॉरेन करेंसी, एनी अदर प्रोडक्ट। ठीक है, देखो फाइनेंशियल प्रोडक्ट में कौन से आ रहे हैं। सिक्योरिटीज़ की अपन ने डेफिनेशन सिक्योरिटी एक्ट में पढ़ी हुई है पूरी तरीके से। सिक्योरिटीज़ में जितने भी टर्म्स हो गए वो सारे हो गए फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो गए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। डिपॉजिट्स, जितने भी आप डिपॉजिट करेंगे वो होगा फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तीसरा क्रेडिट अरेंजमेंट का आप जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वगैरह की अपन ने पिछली वीडियो में बात करी थी,
तो वो उसके रिलेटेड कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या फिर फाइनेंस के रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्रेडिट अरेंजमेंट शब्द दिया हुआ है और उसको अभी आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट समझ के रखो। फॉरेन करेंसी इज ऑल्सो एन फाइनेंशियल प्रोडक्ट। फॉरेन करेंसी के आगे कुछ लाइन भी दी हुई है, वो भी पढ़ लेते हैं। फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स अदर देन कॉन्ट्रैक्ट्स टू एक्सचेंज वन करेंसी फ्रॉम अनदर दैट आर टू बी सेटल्ड इमीडिएटली। ठीक है, जो इमीडिएटली है कॉन्ट्रैक्ट अदर देन, हाँ ठीक है, जो भी इमीडिएटली आप कर रहे हो उसको एक्सचेंज कर रहे हो या ऐसा कुछ, उसको फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं मानेंगे। फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स को अपन फाइनेंशियल प्रोडक्ट मानेंगे। एनी अदर प्रोडक्ट्स और इंस्ट्रूमेंट्स दैट मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये 5 है, सिक्योरिटीज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, डिपॉजिट्स, क्रेडिट अरेंजमेंट्स, फाइनेंशियल कंट्रीज, और छठा था अपना एनी अदर प्रोडक्ट और इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी अपन ने लास्ट में देखा ना, तो ये लोग कुछ नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लेकर आए। वो कौन से हैं? एयरक्राफ्ट लीज, बुलियन स्पॉट डिलीवरी, बुलियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ऑपरेटिंग लीज और शिप लीज। ठीक है, एयरक्राफ्ट लीज और शिप लीज तो अपन ने पढ़ा हुआ है, 3 कुछ की बात करी हुई है, 2 उसमें से बुलियन है। ठीक है, देखो क्या बोला हुआ है। एयरक्राफ्ट लीज देखो 3-4 लाइनें दी हुई है इसमें, पर अपन ने सिर्फ इतना शॉर्ट में ध्यान रखना है। एयरक्राफ्ट लीज शॉर्ट, शिप लीज अपना, फिर दूसरा था वो बुलियन के रिलेटेड 2 थे, एक बुलियन स्पॉट डिलीवरी, एक है बुलियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। अब इसकी डिटेल में अपन ने नहीं जाने क्या होता है बुलियन स्पॉट डिलीवरी और बुलियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। ठीक है, और दूसरा है 5वां है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज बुलियन, ठीक है, देखो 3 लीज वाले हैं, कौन से? हाँ ठीक है, 3 लीज वाले हैं, 2 बुलियन वाले। एयरक्राफ्ट लीज, शिप लीज, ऑपरेटिंग लीज, लीज खत्म, 2 बुलियन वाले आए। बुलियन स्पॉट डिलीवरी और बुलियन कुछ रिसीप्ट वाला था, कौन सा था? बुलियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। ठीक है, बुलियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। फाइनेंशियल प्रोडक्ट की अपन ने खत्म कर ली। एक बार वापस से देखेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आते हैं सिक्योरिटीज, फिर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वही बात हो गई, डिपॉजिट्स, फिर फाइनेंशियल करेंसीज और क्रेडिट अरेंजमेंट्स, और छठा था एनी अदर स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जो भी बोलेगी टाइम टू टाइम पे वैसा। और उसके बाद बोले न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में सबसे पहला अपन ने 3 देखने हैं, एयरक्राफ्ट लीज, शिप लीज और ऑपरेटिंग लीज। फिर 2 थे बुलियन वाले, तो बुलियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स और बुलियन स्पॉट डिलीवरी। ठीक, खत्म। आगे देखते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है। फाइनेंशियल सर्विस भी देखो, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर ई ऑफ द एफएससीए एक्ट डिफाइंस फाइनेंशियल सर्विसेज एज बाइंग, सेलिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द फाइनेंशियल प्रोडक्ट और अग्रीइंग टू डू सो, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, safeguarding and administering asset consisting of financial products belonging to another person। ठीक है, इतने सारी नहीं पढ़नी, वापस से देखेंगे। बाइंग, सेलिंग, सब्सक्राइबिंग टू अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, safeguarding and administering asset consisting of financial products, effecting contracts of insurance, offering, managing and or agreeing to manage asset consisting of financial products, exercising any right associated with the financial products, establishing or operating an investment scheme, maintaining or transferring records of ownership of a financial product, underwriting the issuance or सब्सक्रिप्शन ऑफ अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। काफी सारे नहीं दे दिए इन लोगों ने, साला पीछे भी है। 10वां, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन फाइनेंशियल स्टैंडिंग और क्रेडिट वर्दीनेस, सेलिंग, प्रोवाइडिंग और इशूइंग स्टोर्ड वैल्यू और पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोवाइडिंग पेमेंट सर्विस। 12, मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर कैरिंग ऑन एनी ऑफ द सर्विसेज इन सब क्लॉज 1 to 10 एंड मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ कैरिंग। ठीक है, उसके लिए कोई भी अगर अरेंजमेंट वगैरह करनी रहेगी तो करेंगे। उसके बाद 13th में बोल दिया रेंडरिंग और एग्रीइंग टू रेंडर एडवाइस ऑन और सॉलिसिटिंग फॉर द पर्पज ऑफ बाइंग, सेलिंग और सब्सक्राइबिंग टू अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट और अवेलिंग एनी सर्विस टू क्लॉज नंबर A to 11, 1 to 11, और एक्सरसाइजिंग एनी राइट एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल प्रोडक्ट और एनी ऑफ द सर्विसेज इन क्लॉज नंबर 1 to 11। फिर एक और दे दिया एनी अदर सर्विसेज दैट मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
ठीक है, एक बार वापस पढ़ेंगे और इसको फिर जाने देंगे। फाइनेंशियल सर्विस क्या होती है? फाइनेंशियल सर्विस के रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी चीज़ें आ रही है, बाइंग, सेलिंग, सब्सक्राइबिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट, पहला खत्म। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट सर्विस है। सेफ गार्डिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का और सेफ गार्ड का, आपका संभालने का, जो भी आप पैसा संभाल रहे हो वो सब कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो एन सर्विस। ठीक है, बैंक के रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज आपको ध्यान है ना, वो सबसे पहले लिख देना। बाइंग, सेलिंग, सब्सक्राइबिंग अपन ने सबसे पहले देखा। उसके बाद अपन ने देखा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, सेफ गार्डिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग असेट्स, इफेक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, बैंक अपन को इंश्योरेंस भी देती है, तो इफेक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, ऑफरिंग, मैनेजिंग एंड एग्रीइंग टू मैनेज असेट्स। ठीक है, ऑफरिंग अपन को ऑफर करती है वो, मैनेजिंग यानी कि मैनेज करती है, एग्रीइंग टू मैनेज असेट कंसिस्टेड ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट को ऑफर टू मैनेज, एग्रीइंग टू मैनेज। ठीक है, फिर एक्सरसाइजिंग एनी राइट एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल प्रोडक्ट, एस्टैब्लिशिंग और ऑपरेटिंग एन इन्वेस्टमेंट स्कीम, मेंटेनिंग और ट्रांसफरिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप। ठीक है, मेंटेनिंग एंड ट्रांसफरिंग, अपन को पता है ओनरशिप के मतलब एक अकाउंट है, तो अब उसकी सारी डिटेल्स बैंक के पास रहेंगी, तो वैसे ही फाइनेंशियल सर्विस के पास अथॉरिटी है मेंटेनिंग और ट्रांसफरिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर है अंडरराइटिंग द इशुएंस और सब्सक्रिप्शन ऑफ अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, अंडरराइटिंग द इशुएंस और सब्सक्रिप्शन ऑफ अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, एस्टैब्लिशिंग और ऑपरेटिंग देखा था, इन्वेस्टमेंट स्कीम वाला कुछ रह गया था, एक बार वापस से पढ़ लेता हूँ वहाँ से। एक्सरसाइजिंग एनी राइट्स एंड एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल प्रोडक्ट, एस्टैब्लिशिंग और ऑपरेटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम, मेंटेनिंग और ट्रांसफरिंग रिकॉर्ड्स और ऑफ ओनरशिप ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, और अंडर राइटिंग द इशुएंस ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। अपन ने इसके सारे याद नहीं रखने हैं, आप कुछ इतने सारे दिए हुए हैं, तो 7 भी याद रखोगे, 6, 7, 8 भी याद रखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, और याद रख सकते हैं। पीछे वाले ही बहुत सिंपल है, देखो, बाइंग, सेलिंग, सब्सक्राइबिंग, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, सेफ गार्डिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग, इफेक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, ऑफरिंग, मैनेजिंग एंड एग्रीइंग, ये वाले तो लिखने ही है। ठीक है, 5 हो गए। एक्सरसाइजिंग एनी राइट एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल प्रोडक्ट, और दूसरा लिख दो मेंटेनिंग एंड ट्रांसफरिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप। ठीक है, कितने हो गए? 6, 7 हो गए। ले, ठीक है, पेज पड़ गया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। फिर है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड क्रेडिट वर्दीनेस। ठीक है, जाने दो। सेलिंग, प्रोवाइडिंग एंड इशूइंग, ठीक है, ये भी जाने दो। मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ कैरिंग और सब क्लॉज, ठीक है, ये भी जाने दो। रेंडरिंग एंड एग्रीइंग टू रेंडरिंग, ठीक है, जाने दो, ये भी जाने दो। 7 पॉइंट हो गए थे। 8वां पॉइंट में ये लिख देना लास्ट वाला, एनी अदर सर्विसेज दैट मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। हो गए 8 पॉइंट ये, लेकिन लास्ट में लिखना, पहले नहीं कर देना कि हाँ 6ठे पॉइंट में लिख दिया एनी अदर सर्विसेज। ठीक है, ये लास्ट में लिखना है। आगे देखना, considering the importance and professional and other service providers for the development of the financial product services and institution in the IFSC, a framework for enabling ancillary service, ancillary यानी कि एक तरीके से कह लो miscellaneous। ठीक है, सारी की सारी आ गई उसमें। ancillary services have been issued by IFSCA by exercising section 3 subsection 1 clause number E, और कुछ रेफरेंस भी दिया हुआ है 10, 11, 12, 13, ये जो 13 पॉइंट थे वो। These provision enables IFSCA to authorize such entities which are important in developing ancillary services ecosystem for the existing entities in IFSC. आगे बढ़ सकते हैं। The framework allows the following permissible activities under ancillary service: legal compliances and secretarial, auditing, accounting, bookkeeping and taxation service, professional and management consultancy service, administration, asset management support service and trusteeship service, any other services as approved by IFSCA from time to time. Under ancillary service में ये सारी चीजें आती हैं। Under the said framework, more than 34 ancillary service firms have been authorized by the IFSCA as of now. अब तक 34 ancillary service से ज़्यादा वो लोग फ्रेमवर्क में वो कर चुके हैं, ऑथराइज कर चुके हैं बाय IFSCA। अब देखो, जैसे अपन ने न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट देखे थे, यहाँ पे न्यू फाइनेंशियल सर्विस दी हुई है नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब वो कौन सी है? ग्लोबल इन हाउस सेंटर, GIC बोलते हैं इसको। फिर है बुलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और फिर है प्रोविजन ऑफ बुलियन फाइनेंसिंग, बुलियन बेस्ड लोन्स, बुलियन लोन अगेंस्ट कोलेट्रल, बुलियन वैल्यूएटिंग, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सर्विस,
इन रिलेशन टू बुलियन स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बुलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। और चौथा है कोर्स ऑफर्ड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, इससे ज़्यादा इसके ऊपर अपन ने ध्यान नहीं देना, आगे बढ़ सकते हैं और सीधा बढ़ते हैं आगे। लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन IFSCA। यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ICDR में इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे और डिटेल में दिया हुआ है, अपन वहाँ पे और डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे जितना पढ़ना है ना उतना मैं आपको बोलता जाऊंगा और उस हिसाब से आप सुनना और अपने हिसाब से पढ़ना, ठीक है। लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन IFSC इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ग्लोबल कैपिटल एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, वापस से देखो, इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ग्लोबल कैपिटल एक्ट as an important driver of economic growth and development. Section 23 subsection 3 of the Companies Act 2013 enabling listing of equity shares on public Indian companies is in permissible foreign jurisdiction including IFSC. Listing of securities जिसके अंदर कुछ क्लॉज दिए हुए हैं। सबसे पहला है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, देखते हैं क्या बोला हुआ है उसमें। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज में द IFSCA Issuance and Listing of Security Regulation 2021 listing regulations enables the following types of listing: an initial public offer FPO, फिर listing of specified securities by startup SME, secondary listing IPO of special purpose acquisition company, listing of depository receipt, debt securities को list करना including smart city bonds, listing of environment social governments और ESG focused debt security. ठीक है, the following entities would be eligible for listing of securities on the recognized stock exchange in IFSC. The company incorporated in an IFSC, the company incorporated in India, a company incorporated in a foreign jurisdiction. सब कुछ ही तो कवर कर लिया, जो incorporated IFSC में है, जो इंडिया में है, जो कोई भी फॉरेन जुरिस्डिक्शन में है। ठीक है, तो ये सारे एलिजिबल हैं टू लिस्ट सिक्योरिटीज इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन IFSC। और उसके ऊपर सारी चीजें अपन ने देखी थी क्या क्या कर सकते हैं, तो वो अपन ने एक बार लिस्ट पढ़ ली। आगे देखेंगे फर्दर, इन रिस्पेक्ट ऑफ लिस्टिंग अ डेट सिक्योरिटी द फॉलोइंग एंटिटीज आर ऑल्सो एलिजिबल टू लिस्ट ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन IFSC. Any supranational, multilateral or statutory organization, institution, agency, provided such organization, institution, agency is permitted to issue securities as per its constitution. Any municipality or any statutory body or a body corporation, authority, trust or agency established or notified by the center or state act or a special purpose vehicle notified by the state government or central government टू डेवलप स्मार्ट सिटी। ठीक है, कोई काम का नहीं है ये सब। एन एंटिटी हुज सिक्योरिटीज आर इररिवोकेबल गारंटीड बाय अ सोवराइन इंडिया और अ फॉरेन जुरिस्डिक्शन। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इतना इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। अब जो ये वाला मैं आपको पढ़ के बताऊंगा ना, वो इंपॉर्टेंट, या स्टार मार्क टिक कर लेना, स्टार मार्क कर लेना। लिस्टिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज थ्रू IPO इंक्लूडिंग ऑफर फॉर सेल, द सेलेंट फीचर of for raising of capital through IPOs on a recognized stock exchange in IFSCA are as follow. सबसे पहले एलिजिबिलिटी दी हुई है कि an issuer has be eligible to make an IPO offer only if the issuer has an average pre-tax profit based on consolidated audited account at least $1 million during the preceding 3 financial year. पिछले 3 साल में आपका एवरेज प्री टैक्स प्रॉफिट, यानी कि टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है जो एवरेज प्री टैक्स प्रॉफिट, समझो ग्रॉस नेट में कंफ्यूज मत हो। एवरेज प्री टैक्स प्रॉफिट यानी कि प्री टैक्स देने से पहले का जो एवरेज प्रॉफिट होता है वो होना चाहिए एटलीस्ट $1 million इन प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 साल में मिला के आपका एवरेज प्री टैक्स प्रॉफिट होना चाहिए $1 million, तो ही आप एलिजिबल होगे IPO लाने के लिए इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन IFSC। दूसरी कंडीशन, द इश्यूअर हैज एन ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑफ एटलीस्ट $20 million इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आपका पिछले साल का जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू होगा ना, वो एटलीस्ट
20 मिलियन यूएस डॉलर होना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन देख ली। एक कंडीशन देखी कि पिछले 3 साल में एवरेज प्री टैक्स प्रॉफिट होना चाहिए एटलीस्ट 1 मिलियन यूएस डॉलर। दूसरा, पिछले 1 साल में ऑपरेटिंग रेवेन्यू होना चाहिए एटलीस्ट 20 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है। तीसरा, एनी अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय IFSCA, यानी कि अथॉरिटी के द्वारा जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए होंगे तो उसका भी पालन करना अनिवार्य हो जाएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन अपन ने यहाँ पे समझ ली। आगे देखेंगे इश्यू साइज कितनी होगी। द इश्यू साइज शैल नॉट बी लेस देन $15 मिलियन और एनी अदर अमाउंट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द IFSCA फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, अगर इश्यू साइज मतलब IPO अगर लाओगे ना तो मिनिमम 15 मिलियन यूएस डॉलर लेकर आनी पड़ेगी, उससे नीचे की हम लोग बात ही नहीं करते। ठीक है, नॉट बी लेस देन $15 मिलियन। ठीक है, 15 मिलियन यूएस डॉलर से ऊपर का ही IPO की आपकी इश्यू साइज होगी, उससे नीचे हम आपको इश्यू करने ही नहीं देंगे, भले ही आप एलिजिबल हो या ना हो। एलिजिबल हो या ना हो तो भी आपको नहीं करने देंगे। ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने आने चाहिए? द मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर शुड बी 200 and at least 75% of the offer size should be subscribed for offer to be successful. नॉर्मल केसेस में कितने होते हैं? 95% होता है या 90% होता है? 90 to 95% के आसपास रहता है। एक बार उसको टैली कर लेंगे और वहाँ पे अपन क्लियर कर लेंगे, जहाँ भी देखना होगा, या फिर गूगल कर लेंगे बाद में। अभी के लिए यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन इतना है कि आपका जो सब्सक्राइबर होंगे ना वो होंगे मिनिमम 200 या फिर एटलीस्ट 75% ऑफ द ऑफर साइज, यानी कि आपने ऑफर साइज निकाली, मान लो 15 मिलियन। ठीक है, तो उसका 15 मिलियन यूएस डॉलर है, उसका 75% मिनिमम सब्सक्राइब होना ही चाहिए। और अगर नहीं होगा तो आपको रिफंड के लिए आपको रिफंड करना पड़ेगा सारा पैसा और आप IPO के लिए एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है, वापस से देखेंगे इशू अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर शुड बी 200 एंड एटलीस्ट 75% ऑफ द। अच्छा ठीक है, देखो एंड बोला हुआ है और नहीं है यहाँ पे, यानी कि दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। देखो, द मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर शुड बी 200 एंड एटलीस्ट 75% ऑफ द ऑफर साइज शुड बी सब्सक्राइब फॉर द ऑफर टू बी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल तभी मानेंगे या सक्सेसफुल तभी मानेंगे जब मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर 200 और उसी के साथ साथ एटलीस्ट 75% ऑफ द ऑफर साइज शुड बी सब्सक्राइब। मान लो 200 हो गए, ठीक है, पर 75% नहीं हुए। ठीक है, ऑफर साइज से 75% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो रही है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो नहीं हो रही है, तो फिर आपका सक्सेसफुल नहीं मानेंगे। जब दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी ना, 200 सब्सक्राइबर भी होने चाहिए, 75% ऑफ द ऑफर साइज पब्लिक को भी मिलनी चाहिए, तो ही आपका इशू मतलब अपना IPO सक्सेसफुल माना जाएगा और आपको IPO के लिए वो माने जाएंगे, आप एलिजिबल माने जाओगे। आगे देखते हैं लॉकअप। लॉकअप में क्या बात करी हुई है? एक लॉक इन पीरियड होता है हर चीज का। द प्री इशू शेयर होल्डिंग शेल बी लॉक्ड अप फॉर अ पीरियड ऑफ 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन द इनिशियल पब्लिक ऑफर। देखो, प्री इशू शेयर होल्डिंग shall be locked up for a period of 180 days from the date of allotment in the initial public offer. प्री इशू शेयर होल्डिंग ये उनकी बात करी हुई है कंपनी की कि आपको प्री इशू शेयर होल्डिंग अपने पास रखनी पड़ेगी। shall be locked up for a period of 180 days from the date of allotment in the initial public offer। जब इनिशियल पब्लिक ऑफर में अलॉटमेंट मिल जाएगी उस डेट से उस डेट से 180 दिन तक प्री इशू शेयर होल्डिंग की एक लॉकअप रहेगा कि आपको उतना मेंटेन करके रखना पड़ेगा पैसा। उसके जितने भी जो भी क्राइटेरिया वगैरह रहेगा वो देखी जाएगी बाद में, वो फिर स्पेसिफाई करेंगे कुछ डिटेल में जब अपन जाएंगे। अभी यहाँ पे अपन ने को नहीं बोला हुआ है, तो अभी सिर्फ इतना देखो, लॉकअप के लिए बोला हुआ है कि द प्री इशू शेयर होल्डिंग शैल बी लॉक्ड अप फॉर अ पीरियड ऑफ 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन द इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपसे लॉकअप इसीलिए करवा रहे हैं एज अ सिक्योरिटी कि अगर आपकी कंपनी उठ भी जाती है या क्या बोलते हैं कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके पास
पैसा खत्म हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वहाँ पे आपका क्या बोलते हैं पीरियड ऑफ 180 डेज तक आपको अलॉटमेंट की डेट से ये अपने पास रखना पड़ेगा, शेयर होल्डिंग रखनी पड़ेगी। अब इसको प्री इशू शेयर होल्डिंग क्यों बोला है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। प्री इशू शेयर होल्डिंग, इशू होने से पहले की शेयर होल्डिंग, इशू होने से पहले की शेयर होल्डिंग यही है कि आपको, अपन ने एक बात करी थी पिछली वीडियो में एस्क्रो अकाउंट, वैसा ही सेम कंसेप्ट है कि आपने कुछ कुछ अमाउंट शेयर होल्डिंग के लिए जमा करवा के रखी होगी और उसको आपको 180 दिन तक अलॉटमेंट की डेट से आईपीओ की जमा अपने पास सुरक्षित रखना है और लॉकअप रहेगा, उसको आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब वापस से देखेंगे एलिजिबिलिटी में अपन ने दो चीजें देखी थी कि आपका पिछले 3 साल का एवरेज प्री टैक्स प्रॉफिट होना चाहिए एटलीस्ट $1 मिलियन और ऑपरेटिंग रेवेन्यू पिछले 1 साल का एटलीस्ट $20 मिलियन होना चाहिए। तीसरा कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईएफएससी जैसा बोलेगा वैसा। इशू साइज होनी चाहिए एटलीस्ट $15 मिलियन और मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 200 सब्सक्राइबर्स का एंड एटलीस्ट 75% ऑफ द ऑफर साइज, देन ही आपको सक्सेसफुल मानेंगे आपके आईपीओ को। और लॉकअप पीरियड अपन ने देखा प्री इशू शेयर होल्डिंग का shall be locked up for a period of 180 days from the date of allotment of the initial public offer। आगे देखते हैं लिस्टिंग ऑफ स्टार्टअप। ठीक है, इसके लिए अलग एक्सचेंजेस वगैरह भी रहते हैं और इसके लिए एक अलग चैप्टर है, उसको वहां पे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे बोला हुआ है लिस्टिंग ऑफ स्टार्टअप एंड स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज एसएमई कंपनीज। The startup filing the following criteria shall be eligible to list on the recognized stock exchange and IFSC less than 10 years from the date of the incorporation। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस है। लिस्टिंग ऑफ स्टार्टअप एंड स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइज कंपनीज, द स्टार्टअप फुलफिलिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया होना चाहिए, शैल बी एलिजिबल, उसी को एलिजिबल मानेंगे टू लिस्ट ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लेस देन 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपका स्टार्टअप तभी मानेंगे जब आपके स्टार्टअप को या फिर एसएमई को 10 साल से कम हुए होंगे। ठीक है, और द टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सिंस इनकॉर्पोरेशन शुड नॉट हैव एक्सीड $20 मिलियन। किसी भी, मतलब आपके मान लो 5 साल हो गए, अब 5 साल में कोई भी साल में ऐसा साल नहीं होना चाहिए जब भी आपका टर्नओवर $20 मिलियन के ऊपर गया। ठीक है, इसके अंदर ही रहना मांगता है। $19 मिलियन चलेगा, $20 मिलियन के ऊपर जाओगे तो नहीं चलेगा। किसी भी साल में बोला है। द कंपनी इज वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशन, ये होना चाहिए। द कंपनी इज वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस और सर्विसेज, और इट इज स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद द हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन। ठीक है, सारी चीजें हित में ही बोली हुई हैं, सब चीज के कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। द कंपनी इज वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, तभी तो आपका स्टार्टअप माना जाएगा ना कि कुछ आप नया कर रहे हो। ठीक है, स्टार्टअप की भी डेफिनेशन है, ऐसा नहीं कि आप किसी को भी कुछ भी चालू कर दिया तो उसको स्टार्टअप बोल दोगे। कुछ नया करना चाहिए, कुछ डेवलप करना चाहिए, कुछ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए प्रोडक्ट प्रोसेस सर्विस में, स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए, हाई पोटेंशियल होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेटेबल होना चाहिए और वेल्थ क्रिएशन करना आना चाहिए उस चीज़ को, उस बिजनेस को। द एसएमई कंपनी as defined in their respective home jurisdiction shall be eligible to list or specified security on a recognized stock exchange. The salient feature for the framework for listing of startup and SME company are as follow. डायरेक्ट लिस्टिंग में क्या बात करी हुई है? ठीक है, ये साइलेंट फीचर यानी कि इंपॉर्टेंट फीचर्स है फॉर द फ्रेमवर्क ऑफ लिस्टिंग ऑफ स्टार्टअप्स एंड एसएमई कंपनीज आर एज फॉलो। डायरेक्ट लिस्टिंग हो सकती है, मतलब डायरेक्ट लिस्टिंग होती है आईएफएससी विदाउट पब्लिक ऑफर। ठीक है, विदाउट पब्लिक ऑफर, और ऑफर साइज इन केस ऑफ पब्लिक ऑफर है नॉट लेस देन $2 मिलियन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। कहाँ से कहाँ आ गए आप? सीधा $2 मिलियन में आप मान गए सीधा, यू अपने स्टार्टअप के लिए और एसएमईज के लिए। ये ऑफर साइज 2 मिलियन, वहाँ पे कितनी थी ऑफर साइज? इश्यू साइज थी ना $15 मिलियन, यहाँ पे $2 मिलियन है, और एनी अदर अमाउंट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द आईएफएससीए फ्रॉम टाइम टू टाइम।
और मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, द मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर शुड बी 50 एंड एटलीस्ट 75% ऑफ द ऑफर साइज शुड बी सब्सक्राइब फॉर द ऑफर ऑफ द ऑफर टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, वहाँ पे 200 और 75 वाला था, यहाँ पे 50 और 75 वाला है, तो ध्यान रखना। अब है लिस्टिंग ऑफ SPAC। क्या होता है ये? SPAC शैल बी एलिजिबल, SPAC का फुल फॉर्म नहीं दिया, देखेंगे क्या बोला हुआ है। द लिस्टिंग ऑफ SPAC shall be eligible to raise capital through IPO of specified securities on the recognized stock exchange in IFSC only if the primary objective of the issuer is to effect a merger or amalgamation or acquisition of shares or assets of the company having business operations, business acquisition। ठीक है, आपका तभी माना जाएगा एलिजिबल जब कोई कंपनी का ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मर्जर, अमेलगमेशन और एक्वाइजिशन रहेगा, किसी दूसरी कंपनी को करना। द इशूअर डज नॉट हैव एनी ऑपरेटिंग बिजनेस, और उसका कोई ऑपरेटिंग बिजनेस नहीं होना चाहिए। द इशूअर डज नॉट हैव एनी ऑपरेटिंग बिजनेस। SPAC shall be eligible to raise capital through IPO और specified securities on the recognized stock exchange in IFSC है, अगर उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मर्जर, अमेलगमेशन, एक्वाइजिशन है तो ही। और द इशू एंड मतलब जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है द इशूअर डज नॉट हैव एनी ऑपरेटिंग बिजनेस, कोई उसका ऑपरेटिंग बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस नहीं होना चाहिए उसके अलावा। द सेलेंट फीचर ऑफ द फ्रेमवर्क फॉर द लिस्टिंग ऑफ SPAC आर एज फॉलो। SPAC क्या है यार? SPAC अपन ने देखा है पहले, ठीक है, एक बार अपन गूगल करेंगे अभी। क्या बोले हुए? सेलेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स फॉर द ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ लिस्टिंग ऑफ SPACs आर एज फॉलो। ऑफर साइज होगी नॉट बी लेस देन $50 मिलियन। अब ये सबसे ज्यादा है, 15 मिलियन, 2 मिलियन और सीधा 50 मिलियन $, और एनी अदर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द अथॉरिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा ठीक है, इसमें देखो दो पॉइंट दिए हुए हैं ऑफर साइज में, नॉट लेस देन $50 मिलियन और एनी अदर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। फर्दर द स्पॉन्सर शैल होल्ड एटलीस्ट 20% ऑफ द पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल। पोस्ट इशू यानी कि आपका जो पोस्ट इशू कैपिटल होगा, मतलब इशू होने के बाद, वो एटलीस्ट 20% स्पॉन्सर के हाथ में होना चाहिए। स्पॉन्सर प्रमोटर एक ही बात है, उनके हाथ में होना चाहिए। मिनिमम एप्लीकेशन साइज होनी चाहिए SPAC के लिए, शैल बी $250,000, $2.5 लाख की वो होनी चाहिए, मिनिमम एप्लीकेशन साइज होनी चाहिए IPO की। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए एटलीस्ट 75% ऑफ द ऑफर साइज। यहाँ पे वो 200 और 50 वाला मैटर नहीं है, यहाँ पे सीधा 75% ऑफ द ऑफर साइज। SPAC स्पेसिफाइड ऑब्लिगेशंस रिक्वायरमेंट हैव ऑल्सो बीन प्रिस्क्राइब्ड विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ एस्क्रो अकाउंट। ठीक है, वही एस्क्रो अकाउंट वाली जो बात करी अपन ने यहाँ पे, हाँ देखो बराबर, अपन ने जो यहाँ नहीं समझा लॉकअप वाली जो बात हुई थी वो वही है, एस्क्रो अकाउंट वाली बात ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एस्क्रो अकाउंट का मेंटेन करने की बात करी हुई है, और इसमें इतना कुछ आगे की बात इतनी डेप्थ में गए नहीं है, बस इतना बोला है कि आपको ऑब्लिगेशन रहेगा टू एस्क्रो अकाउंट मेंटेन करने के लिए। आगे देखते हैं लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज। द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ डेट सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग ESG फोकस्ड बॉन्ड्स, स्मार्ट सिटी बॉन्ड्स shall be eligible for listing on recognized stock exchange in IFSC. Debt securities issued by issuer incorporated in IFSC. Debt securities issued by issuer incorporated in IFSC. Debt security issued by issuer incorporated in India or foreign jurisdiction in any country other than INR. Other currency other than INR. तीसरा मसाला बॉन्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे मसाले की बात हो रही है, पर एक होता है वेनिला बॉन्ड्स और मसाला बॉन्ड वगैरह होते हैं, तो ये एक तरीके से बॉन्ड्स है। अपन को इसकी डेप्थ में अभी नहीं जाना है, फाइनल में शायद इसके लिए आती हैं चीज़ें, तो तब वहाँ पे अपन अच्छे से देखेंगे। चौथा, एनी अदर डेट सिक्योरिटी आर परमिटेड बाय रेलेवेंट अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, ये SPAC एक बार ध्यान से वो कर लेना, गूगल कर लेना। अभी मैं वीडियो को स्टॉप करके वापस से, मेरे को फिर यार एडिटिंग करनी पड़ेगी, मतलब वो वापस टाइम लग जाता है उसको होने में।
ठीक है, इसी के साथ अपना खत्म नहीं हुआ है, एक लास्ट टॉपिक बचा है, सेबी IFSC गाइडलाइंस। अपन इसको मोस्टली 135 तक पैकअप कर देंगे, ठीक है, जल्द से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग से फटाफट से पढ़ते हैं। सेबी IFSC गाइडलाइंस 2015। The SEBI IFSC Guidelines 2015 provides a comprehensive regulatory framework for market infrastructure institution (MIIs) and such as stock exchange, clearing corporation, depository, and the guidelines also provides a broad framework for intermediaries issuance and listing of securities in IFSC. The guidelines were amended from time to time. अपन को पता ही amendment होती रहती है. Some of the important provision under the guidelines are provided below. Eligibility and shareholdings कैसे होती है? Eligibility and shareholding limit for stock exchange desirous और operating in IFSC, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है यहाँ पे, तो उनके लिए क्या गाइडलाइन, क्या एलिजिबिलिटी और शेयर होल्डिंग्स होनी चाहिए वो बातें बताया हुआ है। एनी इंडियन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और एनी स्टॉक रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज of a foreign jurisdiction may form a subsidiary to provide the service of stock exchange in IFSC, wherein at least 51% of the paid up equity share capital shall be held by such stock exchange and the remaining share capital shall be held by the following में कौन कौन आ रहे हैं? Any other stock exchange, a depository, a banking company, a issue insurance company, commodity derivative exchange whether Indian or a foreign jurisdiction, और छठा a public financial institution of Indian jurisdiction. However, any one of the aforesaid entities may acquire or hold either directly or indirectly, either individually or together with the person acting in concert, up to 15% of the paid up equity share capital of such stock exchange. वापस से देखेंगे एक बार, एलिजिबिलिटी एंड शेयर होल्डिंग दी हुई है स्टॉक एक्सचेंज की। तो पहले क्या बताया हुआ कि कोई भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज और फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन का भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज क्या बोलते हैं, कर सकता है, क्या कर सकता है, स्टॉक एक्सचेंज सर्विस प्रोवाइड कर सकता है इन IFSC, पर एटलीस्ट 51% उसके नाम पे होनी चाहिए, ठीक है, और बाकी की दूसरी जितनी भी अपन ने पढ़ी उनके नाम पे होनी चाहिए। हाउएवर वाले केस में ये बोला हुआ है, any one of the aforesaid entity may acquire or hold either directly or indirectly, either individually or together with person acting in concert, up to 15% of the paid up equity share capital of the such stock exchange. इन लोगों की जो भी मतलब बाकी 51% उसने ले लिया, बाकी का जो 49% रहेगा ना, उस पर भी लिमिट लगा दी पर्टिकुलर लोगों के ऊपर कि 15% से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, अप टू 15% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सच स्टॉक एक्सचेंज आप इंडिविजुअली या टुगेदर या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ले सकते हो, अक्वायर कर सकते हो, ठीक है। 15% से ज़्यादा की होल्डिंग के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दी यहाँ पे। अब एलिजिबिलिटी एंड शेयर होल्डिंग लिमिट फॉर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन डिजायरियस ऑफ ऑपरेटिंग इन IFSC, तो एनी इसका देखो सेक्शन बताया हुआ है, सेक्शन 8 स्क्रा में इसकी बात करी हुई है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अपन ने स्क्रा में पूरा बात करी हुई है, तो वहाँ पे अपन ने इसको और ज़्यादा अच्छे से समझा हुआ है, तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हो। एनी इंडियन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ अ फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन शैल फॉर्म अ सब्सिडरी टू प्रोवाइड द, हाँ ठीक है, वहाँ पे भी ऊपर भी सब्सिडरी की बात करी थी, मे फॉर्म अ सब्सिडरी, ठीक है, सब्सिडरी फॉर्म करके ये लोग कर सकते हैं, सर्विस के लिए, ऑपरेटिंग सर्विस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, पर सब्सिडरी बनानी पड़ेगी टू प्रोवाइड द सर्विस ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इन IFSC, wherein at least 51% of the paid up equity capital shall be held by the stock exchange or clearing corporation and remaining share capital shall be held by the any other stock exchange, clearing corporation, depository, banking company, insurance company, public financial institution. However वाले में भी वही सेम बात करी हुई है, 15% पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल की क्या बोलते हैं लिमिट लगा दी वहाँ पे भी। However any one of the aforesaid entity may acquire or hold either directly or indirectly, either individually or together with person acting in concert, up to 15% of the paid up equity share capital of such clearing corporation. आगे देखते हैं eligibility criteria, eligibility and shareholding limit for foreign depository desirous of operating in IFSC. Any regulated depository or a foreign jurisdiction shall form a subsidiary to provide the depository service in IFSC shall at least 51% of the paid up share capital उसके हाथ में होना चाहिए, बाकी का, अच्छा नहीं यहाँ पे दूसरा पॉइंट रुको,
वापस से देखते हैं. At least 51% of the paid-up equity share capital is held by such depository or recognized stock exchange or clearing corporation, whether Indian or the foreign jurisdiction. Setting up of IFSC depositories service by Indian registered depository. Any Indian registered depository may set up a branch IFSC depository service IDS at IFSC. The interested depository shall be required to obtain prior approval of the board for setting up an IDS. Such Indian depository shall be required to ring fence its domestic operation operationally and technologically from its operations at IFSC. ठीक है, यहाँ पे भी देखो 51% के अलावा का वो लोग ले सकते हैं. लिमिट की यहाँ पे पर्टिकुलरली बात करी नहीं है. दूसरे पॉइंट में सिर्फ इतना बोला है कि IFSC डिपॉजिटरी सर्विस वो लोग कर सकते हैं बाय इंडियन रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी. एनी इंडियन रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी में सेटअप अ ब्रांच, वो लोग ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं जिसको यहाँ पे बोला हुआ है IDS IFSC डिपॉजिटरी सर्विस. ठीक है, IDS एट IFSC. द इंटरेस्टेड डिपॉजिटरी शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल. ठीक है, जो भी डिपॉजिटरी रहेंगी उनको पहले प्रायर अप्रूवल लेने पड़ेगा बोर्ड के पास से फॉर सेटिंग अप एन IDS. सच इंडियन डिपॉजिटरी शैल बी रिक्वायर्ड टू रिंग फेंस इट्स डोमेस्टिक ऑपरेशंस फाइनेंशियल. मतलब सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, क्या आपका काम रहेगा, क्या आपकी फाइनेंशियली क्या ऑपरेशंस है, ऑपरेशनली टेक्नोलॉजिकली सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस एट IFSC. ठीक है, फिर परमिसिबल सिक्योरिटी क्या होती है. द स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेटिंग in IFSC may permit dealing in following types of securities, securities and product in such securities in any currency other than Indian rupee, which is specified trading lot size on their trading platform subject to prior approval of SEBI. ठीक है, SEBI के पास से आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी और इंडियन रुपी के अदर देन जो भी करेंसी रहेगी वो आपको परमिट करी जा रही है. कौन सी इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, depository receipts, debt security issued by eligible issuer, currency and interest rate derivatives, index based derivatives, commodity derivatives, derivatives on equity shares or such other securities as may be specified by the board. अब ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो इतना आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देना. हालांकि ये अपन ने पूरी की पूरी गाइडलाइंस पढ़ ली सबके लिए, काफ़ी पार्ट सिमिलर था. उसके बाद अपन ने लिस्टिंग ऑफ ट्रेडिंग वगैरह देखा था, तो उसमें भी आप जो बाद का नहीं अपन ने देखा ये US डॉलर जितनी भी क्राइटेरिया और वो सब थे, तो वो एक बार अच्छे से पढ़ लेना, स्टार मार्क कर लेना उसको. उसके पहले तक का सिर्फ वही है क्या बोलते हैं अपना, सिर्फ एक तरीके से इंट्रोडक्शन और वो सारी चीज़ें बताई हुई कि कैसे क्या लिस्टिंग होती हैं. ठीक है, तो वो एक बार पढ़ लेंगे. और उसके बाद फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड फाइनेंशियल सर्विस अपन ने पढ़ी कि किस हिसाब से फाइनेंशियल प्रोडक्ट और फाइनेंशियल सर्विस होती क्या है, क्या क्या उसके अंदर कवर होती है, तो वो देख लेना. फिर फंक्शंस और पावर्स एक बार ध्यान से पढ़ लेना. इतने इंपॉर्टेंट मतलब हैं इस चैप्टर के हिसाब से हैं. ठीक है, और बाकी इसके बाद से जो भी जितना भी वो है ना चैप्टर वही इंपॉर्टेंट है. इसके पहले सिर्फ एग्जांपल्स और वो मतलब एग्जांपल नहीं, अपने बेनिफिट्स और वो सारी चीज़ें दी हुई हैं. इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन और बेनिफिट्स वगैरह अपन ने पढ़ा था, तो बेनिफिट्स वाली एक बार टेबल ध्यान से पढ़ लेना. बाकी इंपॉर्टेंस ऑफ IFSC और ये सब एक बार सिर्फ रीड ओनली मार लोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, इसी के साथ अपना यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है. थैंक यू. अगला अपन स्टार्ट करेंगे कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ में से मोस्टली ये वाला सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोज रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018. ठीक है, थैंक यू.